हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का वीडियो बीए भाग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है सूत्रकाल की जो राजनीतिक स्थिति थी उस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सूत्रकाल के विषय में बात की थी कि सूत्रकाल के अंतर्गत इस समय किन किन ग्रंथों को लिखा गया। इससे पहले के वीडियो में हम सूत्रकाल के बारे में, उसके परिचय के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज का वीडियो हमने लघुतरात्मक प्रश्नों पर आधारित, ये जो परीक्षा में पूछे जाते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, उस पैटर्न पर ये वीडियो मैंने तैयार किया है। और इसके जो पहला चरण है वो है राजनीतिक स्थिति, अर्थात सूत्रकाल में क्या राजनीतिक स्थिति थी उस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, वो राजतंत्रीय व्यवस्था जिसका हमें प्रादुर्भाव या उदय हमें जनपद के रूप में देखने को मिलता है। आर्यों की जो प्रारंभिक इकाई थी वो परिवार थी, समाज की इकाई। समाज से ही ये राजतंत्रीय व्यवस्था का स्वरूप प्रारंभ होता है और राष्ट्र तक पहुंचता है। बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। यह पहला लिखित साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है, उससे हमें भारत की जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कितने जनपद अस्तित्व में थे और इन जनपदों के बीच में जो वैमनस्य था, जो आपसी लड़ाई थी, जो संघर्ष था, वो वर्चस्व को लेकर रहा। और कालांतर में हम देखते हैं कि यह जनपद आपस में जनपद महाजनपद में बदले और महाजनपदों में बदलने के उपरांत इनमें आपसी संघर्ष वर्चस्व को लेकर स्थापित रहा और कालांतर में जाकर केवल 4 जनपद ही अस्तित्व में रहे, मगध, अवंती, वत्स और कौशल। ये जो 4 जनपद थे ये शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरे और सभी जनपदों का विलय जो है वो इन जनपदों में हो गया। इस बात का प्रमाण हमें जो बौद्ध ग्रंथ है हमारा, उसी से हमें 16 महाजनपदों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। अगर हम सूत्रकाल की बात करें तो सूत्रकाल जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास में जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से यह जो काल था वो बिखराव का काल माना जा सकता है, क्योंकि इस समय इस काल में हमें राजनीतिक एकता का इस समय नितांत अभाव था। और किसी भी साम्राज्य या किसी भी राष्ट्र में जब केंद्रीय सत्ता का अगर स्पष्ट अभाव होता है तो वहां बिखराव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और इस समय भी राजनीतिक एकता नहीं थी और राजनीतिक एकता नहीं होने के कारण ही भारत में कई सारी राजनीतिक समस्याएं पनपी और उनके निराकरण के लिए जो तत्कालीन समय के शासक थे या राजा थे उन्होंने प्रयास भी किया। सूत्रकाल में जो थी वो राजतंत्रीय शासन प्रणाली इस समय कार्यरत थी, किंतु कई सारे गणतंत्र का अस्तित्व भी हमें सूत्रकाल में देखने को मिलता है। इस प्रकार राजतंत्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित जो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हमें सूत्रकाल में देखने को मिलती है और साथ ही कुछ गणतंत्र के अस्तित्व का भी हमें अस्तित्व इस काल में दिखाई देता है। राजनीतिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जैसे राजा की क्या स्थिति थी। राजा का जो पद था वो पद वंशानुगत था और सूत्रकाल के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में कुछ राजाओं को चुनने के, अर्थात उनको निर्वाचन करने के भी हमें उल्लेख मिलते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाचन का जो सहारा है वो गणतंत्रीय राज्यों से लिया जाता था। इस काल में राजा का जो धार्मिक होना एक अनिवार्य था, अनिवार्य रूप से उसको धर्म से उसका संबंध होना नितांत आवश्यक था। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है कि राजा को देश, जाति और कुटुंब के धर्म संबंध के जो नियम हैं उन नियमों का उनको पालन करना चाहिए। इस समय के जो राजा थे वो स्वेच्छाचारी नहीं थे। आंतरिक सुरक्षा
नागरिकों के जनमाल की रक्षा करना, बाह्य आक्रमण से प्रजा को सुरक्षित रखना तथा राज्य की सुरक्षा करना, अपने राज्य का विस्तार करना, यह सब जो थे वो राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। और ये कर्तव्य जो राजा इनका निर्वहन करता था, वो धर्म के बंधन में इन कर्तव्यों का निर्वहन राजा किया करता था। सूत्र काल के जो विविध ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में हमें राजाओं के जो विविध कर्तव्य हैं तथा जो उसके अधिकार क्षेत्र हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक इन सूत्रकालीन ग्रंथों में वर्णन दिया गया है, जिससे हमें राजा पर जो विविध प्रकार के जो नियंत्रण थे, उन नियंत्रणों के संदर्भ में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। राजा अगर दोषपूर्ण कार्य करता था तो उसे पद से हटा दिया जाता था। इस प्रकार राजा के दायित्व, राजा के कर्तव्य और राजा की नियुक्ति और राजा को पद से हटाने के जो नियम थे, वो हमें सूत्रकालीन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। तो राजा का स्वरूप इस प्रकार सूत्रकाल में स्थापित था। अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन का जो नियंत्रण था, संपूर्ण प्रशासन का नियंत्रण राजा के हाथ में होता था, किंतु प्रशासन की सुचारू व्यवस्था करने के लिए अनेक प्रकार के जो पदाधिकारी थे, उन पदाधिकारियों की नियुक्ति राजा प्रशासन में सहयोग लेने के लिए किया करता था। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा, उसके स्वयं द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। ग्राम जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्रामीण स्तर पर जो शासन का मुख्य अधिकारी होता था वो ग्रामणी होता था। विभिन्न प्रकार के जो सूत्र ग्रंथ हैं उसमें स्थपति नामक एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित को शासकीय पदाधिकारी के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और वह जो था वो राजा पर अंकुश भी रखता था। इस प्रकार जो शासन व्यवस्था में जो राजा अपने मंत्री वर्ग की या अन्य अधिकारियों को जो नियुक्त करता था, वो उनकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी और राजा के सानिध्य में रहकर उसके निर्देशन में रहकर ही उसको ये संपूर्ण कार्य करने होते थे। तो राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में जो शासन व्यवस्था का स्वरूप था वो इस प्रकार आधारित था। अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें कि सूत्रकाल में न्याय व्यवस्था का स्वरूप क्या था, किस प्रकार न्याय के विधान का चलन था और किस प्रकार न्याय किया जाता था, तो न्याय व्यवस्था के संदर्भ में सूत्रकाल में जो विभिन्न श्रेणियां, वर्ण एवं जातियों के जो लोग थे वो अपने अपने लिए पृथक नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थे। उन नियमों को जो स्वीकृति प्रदान करने के लिए राजा भी बाध्य होता था। इस काल की न्यायिक व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि न्याय प्रदान करने में वर्ण का विशेष ध्यान रखा जाता था और निम्न वर्ण के जो लोग थे उनको अपेक्षाकृत कठोर सजा दी जाती थी। प्रसिद्ध जो सूत्रकार हैं गौतम, उनका मानना था कि नियमों का व्यवहार या न्याय, कर्म, धर्मशास्त्र, वेदांग, पुराण तथा उपवेदों के अनुसार नियमित रूप से किया जाना चाहिए। जो न्याय था वो जिनका आधार जो था, ये सब चीजें हुआ करती थी। इस प्रकार न्याय व्यवस्था में जो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग जो न्याय विधान या दंड विधान का प्रचलन सूत्रकाल में होता था। अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो सामाजिक स्थिति में जो है सूत्रकालीन जो समाज था वो समाज अपेक्षाकृत अधिक धार्मिक हो गया था और विभिन्न प्रकार के जो संस्कार हैं वो संस्कार अब दैनिक जीवन के अंग बनने लग गए थे। अब संस्कार जो थे वो कर्मकांड मात्र नहीं थे, व्यक्ति की जीवन की जितनी भी समस्त दशाएं थी उन दशाओं का इन दिशाओं से अंतरंग संबंध स्थापित हो गया था। गौतम ने सर्वाधिक 40 प्रकार के जो संस्कार हैं उन संस्कारों का उनके द्वारा अपने ग्रंथ में वर्णन किया गया है। लेकिन समाज में अभी भी मात्र जो 16 प्रकार के जो हमारे प्राचीन संस्कार हैं उन संस्कारों का ही प्रचलन उनका था। बाद में जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन,
चोल, उपनयन, विवाह एवं श्राद्ध इत्यादि के जो संस्कार थे वो भी इस प्रचलन में थे। इस प्रकार सामाजिक स्थिति में जो संस्कार हैं वो इस प्रकार सूत्रकाल में प्रचलित थे। अगर हम खाद्य और वस्त्र की बात करें तो इस समय का जो लोगों का जीवन था, सूत्रकालीन लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो सादा जीवन था। लोगों का सादगी में विश्वास था और उनका खान पान और उनकी जो वेशभूषा थी वो आर्यों के अनुरूप ही थी। यानी आर्य जिस प्रकार का खान पान किया करते थे, जिस प्रकार की वेशभूषा पहना करते थे, वही वेशभूषा और वही खान पान का प्रचलन हमें सूत्रकाल में देखने को मिलता है। विद्यार्थियों के लिए जो है वो मांसाहार बिल्कुल वर्जित था। वस्त्र के रूप में ऊन तथा कंबल को पवित्र समझा जाता था। इस प्रकार खाद्य एवं वस्त्र की व्यवस्था सूत्रकाल में इस प्रकार स्थापित थी। अगर हम नैतिकता की बात करें तो सूत्रकाल में जो विभिन्न व्यवस्थाएं न्याय तथा दंड प्रणाली के प्रचलन के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल में जो नैतिक दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में परिपक्वता आ चुकी थी। समाज में नैतिक आदर्शों पर विशेष रूप से बल दिया जाने लगा था। दैनिक जीवन में जो शिष्टाचार तथा वैचारिक पवित्रता का समावेश था, श्रेष्ठ जनों के प्रति श्रद्धा, विनय और भक्ति का भाव मुख्य रूप से इसी युग में स्थापित हुआ। यह नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में सूत्रकाल में जो सामाजिक स्थिति थी वो इस प्रकार की थी। स्त्रियों की जो स्थिति थी, अगर हम औरतों की दशा पर बात करें तो इस काल में हमें औरतों की या स्त्रियों की जो अच्छी स्थिति थी उस स्थिति के संकेत हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। सामान्यतः एक पत्नी व्यवस्था का चलन था और बाल विवाह का समाज में प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को पर्याप्त अधिकार दिए गए थे, उनके पद और उनको कई प्रकार की प्रतिष्ठाएं समाज में प्राप्त थी। सूत्र ग्रंथों में हमें किसी भी प्रकार की जो सती प्रथा से संदर्भ में कोई भी साक्ष्य हमें सूत्रकाल में इस प्रथा का कई हमें उल्लेख नहीं मिलता। इन ग्रंथों में विधवा विवाह को अनुमति दी गई थी। पुनर्विवाह करने वाली जो स्त्री हुआ करती थी उसको पुनर्भू तथा उससे जो उत्पन्न संतान होती थी उसको पौनभव कहा जाता था। वशिष्ठ के अनुसार पति के परिवारक उन्मत्त तथा पतित होने पर स्त्रियां विवाह विच्छेद कर लिया करती थी, अर्थात तलाक लेने के लिए वो स्वतंत्र थी। परंतु तलाक को अर्थात विवाह विच्छेद को सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं समझा जाता था। इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति सूत्रकाल में इस प्रकार स्थापित थी। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो सूत्रकाल में जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो वैदिक काल के अनुरूप जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका चलन था। सूत्रकाल में प्राचीन परंपराओं तथा मान्यताओं को नवीन परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित किया गया था। इस काल में वर्ण व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और इस समय अब वर्णों को जो है वो आश्रम व्यवस्था के समानांतर बना दिया गया। इस दृष्टि से इन वर्णों के कर्तव्य और इनके कर्म भी सूत्रकारों द्वारा निर्धारित किए गए थे। ब्राह्मणों के लिए जो है समाज का सबसे ऊंचा वर्ण ब्राह्मण वर्ण, इसके लिए कुछ नियत कर्तव्य या नियत कर्म बताए गए हैं जिनका उल्लेख हमें सूत्रकालीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्राह्मण का सबसे पहला कर्म अध्ययन और अध्यापन का था। यज्ञ करना, दान स्वीकार करना, यह ब्राह्मण के मुख्य कर्म थे। इसी प्रकार जो दूसरा वर्ण था क्षत्रिय वर्ण, उस क्षत्रिय वर्ण के जो कर्तव्य थे वो सूत्रकालीन ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या कर्तव्य थे? पहला, सभी प्राणियों की रक्षा करना, न्यायिक दंड व्यवस्था स्थापित करना। दूसरा, ब्राह्मणों का संरक्षण करना और चौथा, युद्ध कार्य करना। ये क्षत्रिय वर्ण के मुख्य जो कर्म थे वो हमें सूत्रकाल में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो समाज का तीसरा वर्ण था वैश्य वर्ण, उस वैश्य वर्ण का जो मुख्य कर्म था वो कृषि करना, वाणिज्य अर्थात व्यापार करना, पशुपालन करना और महाजनी जो व्यवस्थाएं थी अर्थात जो उन व्यवस्थाओं को
लागू रखना, ये वैश्य वर्ण के कर्म थे। इसी प्रकार शूद्रों के लिए भी सूत्रकाल में जो कुछ नियत उनके वर्ण थे, उन वर्णों का उल्लेख और उनके क्या कर्तव्य थे उनका भी विधान दिया गया था। तो शूद्रों के लिए शौच का पालन और आचमन के बिना स्नान संबंधी उनका कर्म था। श्राद्ध कर्म करना और उच्च वर्गों की अर्थात उच्च जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी सेवा करना, ये इनका कार्य था। नाई, धोबी, बढ़ई इत्यादि के जो कार्य थे, उन कार्यों को शूद्र वर्ण ही किया करते थे। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमें ब्राह्मणों की जो स्थिति है, वो स्थिति हमें विशेष रूप से मजबूत रूप से हमें देखने को मिलती है। ब्राह्मण विशेष परिस्थितियों में अपने जो निर्धारित कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों से हटकर अन्य वर्णों का कार्य भी उनके लिए करना संभव था। गौतम धर्मसूत्र में इस तथ्य का हमें उल्लेख मिलता है कि आपातकाल के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का कार्य भी वो ब्राह्मण कर सकता है। इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था और उनके जो कर्म थे, उनसे संदर्भ में हमें सूत्रकाल के जो ग्रंथ है, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। यही सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम आश्रम व्यवस्था की बात करें, तो सूत्रकाल में जो आश्रम व्यवस्था का स्वरूप था, उसमें मनुष्य के जीवन को, संपूर्ण जीवन को 100 वर्षों का मानकर उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रथम जो 25 वर्ष हैं, प्रारंभिक 25 वर्ष हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं। द्वितीय जो 25 वर्ष हैं अर्थात वो गृहस्थ आश्रम के हैं, और तीसरे जो 25 वर्ष हैं वो वानप्रस्थ आश्रम के हैं, और जो अंतिम 25 वर्ष हैं वो संन्यास आश्रम के हैं। इन चारों आश्रमों में व्यक्ति के अलग अलग कर्म निर्धारित किए गए हैं, जिन पर चलकर व्यक्ति परमोच्च अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता था। यह व्यवस्था हमें सूत्रकाल में देखने को मिलती है। अगर हम सूत्रकाल की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, तो सूत्रकाल में जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करती थी। सांख्यायन गृह सूत्र में कृषि से प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की जो विधियां थी, उन विधियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कृषि संबंधी जो कार्य के संपादन में मंत्रोपचार का सहारा लिया जाता था। चावल और जौ प्रमुख खेती के उत्पाद थे। पशुपालन के संदर्भ में जैसे बैल, गाय, भेड़, बकरी, घोड़े और गधे जो थे वो मुख्य पालतू पशु हुआ करते थे। भैंसों का भी उल्लेख हमें सूत्रकालीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। पशुओं के चमड़ों का उपयोग अनेक उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता था। भेड़ के बालों से जो है वो ऊन तैयार की जाती थी और ऊन से कई प्रकार के परिधान बनाए जाते थे। सूत्रकाल में कई प्रकार के जो लघु उद्योग हैं, उन लघु उद्योगों का भी विकास हो चुका था। इस समय वस्त्र का जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय काफ़ी विकसित हो गया था। रंग रोगन का कार्य भी इस समय चलन में था। सूत्रकाल की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता यह है कि इस समय जो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, सीसा इत्यादि जो धातुएं थी, इन धातुओं का उपयोग बहुतायत रूप से होने लगा था। वाणिज्य व्यापार का कार्य जो है वो वैश्य वर्ण द्वारा किया जाता था। व्यापार के लिए पांडेय सिद्धि नामक एक संस्कार का उल्लेख भी हमें सूत्रकालीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। सूत्र ग्रंथों में नावों एवं नदियों का भी उल्लेख मिलता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि इस काल के लोग विदेशों से, समुद्र से व्यापार किया करते थे। इस प्रकार सूत्रकाल में जो है वो आर्थिक स्थिति का स्वरूप इस प्रकार था। सूत्रकाल की अगर जो धार्मिक स्थिति थी, हम धार्मिक स्थिति की अगर बात करें, तो सूत्रकाल में धार्मिक जीवन में पूर्वापेक्षा कोई विशेष परिवर्तन के लक्षण हमें दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। वैदिक कर्मकांड ही इस काल में भी प्रचलन में थे, अर्थात जो वैदिक काल में जिन कर्मकांडों का वैदिक आर्य प्रयोग करते थे, उन्हीं कर्मकांडों का भी इस काल में हमें प्रयोग या उनका उपयोग हमें इस काल में देखने को मिलता है। वैदिक
काल की भांति ही जो मंत्र और ऋचाएं थी उनके आधार पर देवताओं की स्तुति करना, यज्ञ करना, कर्मकांड करना, संस्कार करना, ये सब इस समय सूत्रकाल के धार्मिक जीवन में इनका चलन था। सूत्रकाल में रुद्र, शिव, पार्वती, रुद्राणी, शर्वाणी तथा भवानी प्रमुख देवताओं की श्रेणियों में थे। इस समय नए देव समूह के कारण शैव संप्रदाय, जो प्राचीन भारत का एक धार्मिक संप्रदाय रहा है, इस संप्रदाय का अस्तित्व भी इस समय हमें देखने को मिलता है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी में वासुदेव की पूजा का भी उल्लेख हमें इस काल में देखने को मिलता है। इसी समय वासुदेव संप्रदाय का जन्म भी हमें सूत्रकाल में ही देखने को मिलता है। इस काल में मूर्ति पूजा का विकास होने लगा था। इस समय से शुभ अशुभ, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक की कल्पना की जो अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं का प्रचलन भी सूत्रकाल में हमें देखने को मिलता है। इस काल में अनार्यों ने आर्य धर्म का अनेक रूपों में प्रभावित करना शुरू कर दिया था। यज्ञ, गंधर्व, राक्षस तथा सर्पादि की उपासना की जो प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति इस काल में काफी जोर पकड़े हुए थी। इस काल में यज्ञ कर्मों में जो पंच महायज्ञ हैं तथा श्रोत यज्ञ जो थे वो प्रमुख थे। पंच महायज्ञों के अंतर्गत जैसे ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा भूत यज्ञ को स्थान प्राप्त था और श्रोत यज्ञ में वाजपेय, राजसूय, अश्वमेघ, अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञ प्रमुख यज्ञ हुआ करते थे। तो इस प्रकार सूत्रकाल में राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति का क्या स्वरूप था, इस विषय पर हमने इस वीडियो में चर्चा की है। सूत्रकाल में जो वैदिक काल से कुछ परिवर्तन हमें इस काल में विभिन्न अवस्थाओं में देखने को मिलता है। धन्यवाद।